Hello guys, welcome back to our channel Part 3 Reborn Story of Love and Hate. Chapter 21 रक्षित के सिल की बात। नहीं रोहिणी भाई सा आपको महल छोड़ देंगे। आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। अभी हम निकलते हैं। वैसे भी आज हम पहले ही लेट हो चुके हैं। इतना कहकर आद्या वहां से चली जाती है। रोहिणी आद्या की बातों से हैरान थी क्योंकि उनके प्लान में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। आद्या के जाने के बाद रोहिणी रक्षित की तरफ मुड़कर देखती है जो कि उसी की तरफ देख रहा था। फिर वो उससे कहती हैं, आपको तफलीक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो टेबल से अपनी पर्स उठाती है और आगे बढ़ जाती है। वहीं रक्षित को तो पहले ही रोहिणी को किसी और के साथ देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और अब उसमें रोहिणी का उसे यूं नज़रअंदाज करना, उससे दूर भागना उसके गुस्से को और बढ़ा रहा था। रोहिणी अभी बस रेस्टोरेंट से बाहर ही आई थी तभी रक्षित उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना है। हमने कहा छोड़िए हमें। रोहिणी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, पर रक्षित उसकी बात को इग्नोर करते हुए गाड़ी में बैठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। रोहिणी अभी भी गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रहा था। अब रक्षित का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो रहा था। वो गुस्से से रोहिणी को कंधों से पकड़ता है और कहता है, चुप, एकदम चुप। बहुत सुन लिया, अगर तुमने अभी एक शब्द भी अपने मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप बैठो। रोहिणी रक्षित का गुस्सा देखकर डर जाती है और चुप बैठ जाती है। रक्षित गाड़ी स्टार्ट करता है। वो अब गाड़ी एक झील के पास रोक देता है। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? हमें महल जाना है। रोहिणी हैरानी से पूछती है। रक्षित बिना उसकी बातों का जवाब दिए गाड़ी से उतर जाता है और दूसरी तरफ जाकर रोहिणी को जबरदस्ती उतार देता है। ये आप क्या कर रहे? आज क्या हो गया है आपको? और आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? अगर आपको यहाँ रहना है तो शौक से रहिए। हम जा रहे हैं। हमें महल जाने के लिए देरी हो रही है। इतना कहकर रोहिणी जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ी तो रक्षित ने उसे एक झटके में खींचकर के दरवाजे से सटा दिया और खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? तुम कैसे किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो सकती हो? रोहिणी को अब सब समझ में आ रहा था, साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से से कहती हैं, आपका उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? हम शादी करते हैं, नहीं करते हैं, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? रक्षित की पकड़ अब रोहिणी के हाथों पर मजबूत हो जाती है। वो गुस्से से कहता है, मुझे फ़र्क पड़ता है? क्यों आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है? रोहिणी उसे घूरते हुए कहता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। रक्षित अब थोड़ा शांत लहजे में कहता है, तो हाँ, हम आपसे प्यार करते थे, पर क्या आपने कभी हमारे बारे में नहीं, आपने हमारे बारे में नहीं सोचा, हमारे प्यार को समझा नहीं, आपने हमारे प्यार को कभी नहीं समझा। रोहिणी उससे दूर होते हुए कहती हैं। वो फिर कहती हैं, 2 साल रक्षित जी, 2 साल तक हम अपनी शादी को टालते रहे। आपके लिए आपने तो हमारे सवाल का जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हम रोज आपको फ़ोन करते थे इस उम्मीद में कभी तो आप हमारा फ़ोन उठाकर हमें हमारे पूछे गए सवाल का जवाब देंगे। पर आप जवाब देना तो दूर, कभी फ़ोन तक नहीं उठाते थे। पर अब हमें आपके जवाब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने फ़ैसला कर लिया है हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। वैसे भी हम कब तक हमारी शादी को यूं सबके सामने टालते रहेंगे? इसलिए हम अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको इन 2 सालों में हमारी वजह से परेशानी हुई, इसके लिए हम अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। वैसे भी शुभम जी एक अच्छे इंसान है और हमें पसंद भी करते हैं। ये सब बातें कहते वक्त रोहिणी की आंखों में आंसू थे। इतना कहकर वो जैसे ही जाने को हुई, रक्षित एक बार फिर उसे कार के दरवाजे से सटा दिया और कहा, तुम्हें जवाब चाहिए ना? तो फिर ठीक है। इतना कहकर वो अपने होंठों को रोहिणी के होंठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है।
रोहिणी उसे हैरानी से देखने लगती है और खुद से दूर करने की कोशिश करती है। रोहिणी का यूं उससे दूर भागना रक्षित को और गुस्सा दिला रहा था। इस वजह से वो रोहिणी को गुस्से में और जोर से किस करने लगता है। वो ऐसे ही रोहिणी को लगभग 10 मिनट तक किस कर रहा था। कुछ देर बाद वो उसके होंठों से अलग होकर उसके कान के पास जाकर कहता है, उम्मीद है अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिला गया होगा। अगर अभी तक तुम्हें नहीं समझ आया तो सुनो, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम सिर्फ रक्षित मेहता की हो। कह दो उस शुभम जी से दूर रहे तुमसे, वरना अगर मैं दूर करने पर आ गया तो बहुत बुरा होगा। पर अब हमें आपके जवाब की ज़रूरत नहीं है, हमने अपना फैसला ले लिया है। रोहिणी उससे आंखें चुराते हुए कहती हैं। रोहिणी की बात सुनकर रक्षित रोहिणी के होंठों को हल्के से काटता है और फिर हल्के से चूमते हुए कहता है, ऐसे कैसे, तुमने मुझे पूरे 2 साल तक परेशान किया है और अब ये रक्षित मेहता तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी परेशान करेगा। और तुम ऐसे कैसे किसी से भी शादी के लिए तैयार हो सकती हो? माना मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा था, पर ना भी तो नहीं कहा था ना। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता, तुम सिर्फ मेरी हो और रोहिणी राजवंशी सिर्फ रक्षित मेहता की दुल्हन बनेंगी। हमें नहीं करनी आपसे कोई बात। पहले तड़पते हैं और फिर कहते हैं प्यार करते हैं, रोहिणी रोते हुए कहती हैं और उससे दूर हटने की कोशिश करती है। इस पर रक्षित उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, सॉरी तुम्हें तड़पाने के लिए, पर प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सच कह रहे हैं आप आगे से हमें तंग तो नहीं करेंगे? रोहिणी मासूमियत से कहती हैं। इस पर रक्षित हंसते हुए कहता है, थोड़ा सा। रक्षित की बात सुनकर रोहिणी उसके सीने पर मुंह के मारने लगती है तो रक्षित उसे बाहों में भरता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तो मिस रोहिणी राजवंशी कल तैयार रहना, कल ये रक्षित मेहता तुम्हारा हाथ मांगने जरूर आएगा। इतना कहकर वो उसे गाल पर किस कर देता है। चैप्टर 22 हमें माफ़ कर दीजिए माँ। वहीं दूसरी तरफ आद्या अभी बस ऑफिस ही पहुंची थी। तभी उसे बाहर त्रिशूल दिखता है। वो अभी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। फिर आद्या त्रिशूल की तरफ बढ़ जाती है। आद्या उसके सामने जाकर कहती हैं, आप वापस कब आए? त्रिशूल की नज़र जैसे ही आद्या पर जाती है उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर वो कहता है, आई कॉल यू बैक। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और फिर आद्या की तरफ देखकर कहता है, बस आज सुबह ही आए, आपसे मिलना चाहते थे इसलिए ऑफिस आ गए। ऑफिस आकर हमें पता चला आपने तो आज आधे दिन की छुट्टी ले रखी थी। फिर वो आद्या की तरफ देखता है और मजाक करते हुए कहता है, वैसे 2 दिन में आप काफ़ी मोटी हो गई है। आद्या त्रिशूल की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहती हैं, आप फिर शुरू हो गए। तब तक वहाँ पर सोहम भी आ जाता है। सोहम आद्या की तरफ देखकर कहता है, अरे आद्या तुम आ गई। वैसे बंदे को बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए आज की छुट्टी कैंसिल कर तुमसे मिलने के लिए ऑफिस आ गया। जी ये यहाँ हमें मिलने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, ये तो हमारी खिंचाई करने के लिए आए हैं। क्यों त्रिशूल, हम सही कह रहे हैं ना? अरे 2 दिन बाद दोस्त से मिल रहे हैं, ये भी नहीं पूछा दोस्त कैसी है, 2 दिनों में क्या क्या किया? आद्या कहती हैं। इस पर त्रिशूल फिर एक बार आद्या को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे दोस्त कैसी है, मतलब दिख तो रहा 2 दिन में कितनी मोटी हो गई है आप। हमें ना अब आपसे कुछ बात ही नहीं करनी है, हम ही पागल थे जो आपसे मिलना आ गए, जब देखो तब हमें चिढ़ाते रहते हैं। इतना कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो त्रिशूल उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अच्छा बाबा सॉरी, अब नहीं चिढ़ाएंगे, और हमें सब पता है आपने 2 दिनों में क्या क्या किया है। हम यहाँ नहीं थे पर ये सोहम तो था ना। अब आद्या हल्का सा मुस्कुराकर कहती हैं, वैसे माँ जी की तबीयत कैसी है? हम बहुत दिनों से उनसे मिले नहीं हैं। अच्छा हुआ आपने हमें याद दिला दिया। उनकी तबीयत अब ठीक है और शाम को माँ ने आपको खाने के लिए बुलाया है और कहा है आपको घर लेकर ही आना है। पिछले 3 महीनों में आद्या त्रिशूल की माँ के काफ़ी करीब आ चुकी थी। वो बहुत बार उनसे मिलने के लिए त्रिशूल के घर जाती थी। त्रिशूल की माँ आद्या को बहुत पसंद करती थी और उसे अपने घर की बहू बनना चाहती थी। वो देख सकती थी त्रिशूल आद्या के साथ जब होता है तो वो हमेशा खुश रहता है।
आज, पर आज कैसे? आद्या थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहती हैं। नहीं, आपको आज आना ही होगा। माँ ने हमें घर से बाहर निकलते हुए कम से कम 10 बार कहा था आद्या को लेकर ही आना। त्रिशूल जोर देते हुए कहता है। अच्छा ठीक, हम आ जाएंगे। अभी हम ऑफिस जाते हैं। आद्या कहती हैं। हाँ ठीक है, हम ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद नीचे आपका वेट करेंगे। त्रिशूल कहता है। फिर आद्या अंदर चली जाती है। शाम का वक्त। आज समर्थ ऑफिस से जल्दी आ गया था। वो जाया जी से सच जानना चाहता था, इसलिए वो उनकी कमरे की तरफ जा रहा था। वो कमरे में जा ही रहा था तभी उसे जाया जी की आवाज़ आती है जो कि फ़ोन पर बात कर रही थी। अच्छा ठीक है, आद्या आप चली जाना त्रिशूल के वहाँ खाने पर, और बाबा सा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम उन्हें टाइम पर खाना भी खिला देंगे और दवाइयाँ भी टाइम पर दे देंगे। आप आराम से जाए, पर आते वक्त ध्यान से घर आना। अच्छा ठीक है, अब हम फ़ोन रखते हैं और ध्यान से आना। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। वहीं बाहर खड़ा समर्थ को आद्या और त्रिशूल की नज़दीकियां अच्छी नहीं लग रही थी। उसे अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी हो रही थी और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। पर वो फिलहाल इन बातों को अपने दिमाग से झटक देता है। फिर वो थोड़ा हिचकिचाकर कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है। जाया जी बिना देखे कहती हैं। अरे रोहिणी, आप कब से दरवाज़ा नॉक करके आने लगी है? अंदर आ जाए। फिर वो थोड़ा रुक कर कहती हैं। वैसे आपने और आद्या ने जो कुछ सोचा था वो काम हो गया। रोहिणी का कोई जवाब ना आते देख जाया जी दरवाजे की तरफ देखती है, तो वहाँ समर्थ खड़ा था। जाया जी समर्थ वहाँ खड़ा देख हैरान थी। आज 15 साल बाद पहली बार समर्थ खुद से उनके कमरे में आया था। उसे देखकर उनकी आंखें नम हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कहती हैं। समर्थ आप अंदर आइए ना। समर्थ अंदर आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे शुरू करें। उसे इस वक्त बहुत अजीब लग रहा था। जाया जी समर्थ की हिचकिचाहट समझ जाती है और बात शुरू करते हुए कहती हैं। आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो हमारा मतलब हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। समर्थ हिचकिचाहट के साथ कहता है। बात कैसी बात? आप हमें साफ साफ बता सकते हैं। जाया जी कंफ्यूजन के साथ कहती हैं। हमें आपसे उस दिन के बारे में बात करनी है जिस दिन बाबा। समर्थ की बात काटते हुए कहती हैं। जिस दिन आपके बाबा हम सब को छोड़कर चले गए थे। समर्थ अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। तो जाया जी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं। क्या आप हम पर विश्वास करते हैं? क्या आप सच में हमारी बातों पर भरोसा करेंगे? सच्चाई पता लगाने में वैसे भी बहुत देर कर दी है हमने, अब और देर नहीं कर सकते। 15 साल से बिना सच्चाई जाने आपको सजा दी है। हमेशा आपको बाबा की मौत का जिम्मेदार माना है जबकि आप हमसे भी ज़्यादा दर्द में थी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। वैसे भी जिंदगी में जिन पर भरोसा किया था वो भरोसा गलत साबित हुआ है। बहुत कुछ हमने हमारे गलतियों के वजह से खो दिया है और ख़राब किया है, अब और गलतियां करने की हिम्मत नहीं बची है हमें में, इसलिए एक बार सच्चाई पता लगाना चाहते हैं। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप हमें माफ़ तो कर देंगी ना? माँ, हमें नहीं पता सच्चाई क्या थी, क्या है, पर अब हम और आपसे दूर भागना नहीं चाहते। समर्थ अपने दोनों हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से कहता है। इतने सालों बाद समर्थ के मुंह से अपने लिए इतने सालों बाद माँ सुनकर जाया जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो समर्थ की तरफ बढ़ती है और उसके आंखों से बहते आंसुओं को अपने हाथों से साफ करते हुए ना में सर हिला देती है। समर्थ अपनी भरी आंखों से उनकी तरफ देखता है और झट से उनके गले लग जाता है। वो रोते रोते कहती है। हमें माफ़ कर दीजिए माँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। चैप्टर 23 त्रिशूल के घर डिनर। समर्थ के मुंह से ये सब बातें सुनकर जाया जी के आंखों से भी आंसू बहाने लगते हैं। वो समर्थ का चेहरा अपने हाथों में लेकर ना में सर हिला देती है और उसका माथा चूम कर कहती हैं। नहीं, बस अब और नहीं। एक माँ कभी अपने बच्चे से नाराज़ नहीं रह सकती और आप तो हमारी जान है। हम आपसे नाराज़ नहीं है। सच माँ, आप सच कह रही है। आप हमसे नाराज़ नहीं, हमारा मतलब आपने हमें माफ़ कर दिया है। समर्थ अपने आंसू पोंछते हुए कहता है।
तो जाया जी हाँ में सर हिलाकर कहती हैं। पर आपको हमारे वादा करना होगा, आप कभी हमें खुद से दूर नहीं करेंगे, कभी हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना। कभी नहीं, अब हम आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, वादा करते हैं। इतना कहकर समर्थ एक बार फिर उनके गले लग जाता है। फिर जाया जी समर्थ को उस दिन का पूरा सच बता देती है। वहीं दूसरी तरफ आद्या अपना काम खत्म करके त्रिशूल की राह देख रही थी। तभी उसे सामने से त्रिशूल और सोहम आता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों किसी बात को डिस्कस कर रहे थे। आद्या उनकी तरफ बढ़ जाती है। हमें तो लगता है आप अपने का काम में इतना बिजी हो गए हैं कि शायद आप भूल रहे हैं। हम पिछले 20 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आद्या शिकायत करते हुए कहती हैं। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों उसकी तरफ देखते हैं और फिर सोहम कहता है, अरे नहीं, वो हम दोनों एनुअल ज्वेलरी एग्जिबिशन के बारे में बात कर रहे थे और बस तुम्हारे पास ही आ रहे थे। एनुअल ज्वेलरी एग्जिबिशन, आद्या कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती हैं। हाँ, ये साल में एक बार आता है और देश की बहुत सी कंपनीज इस एग्जिबिशन में हिस्सा लेकर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। पिछले 3 साल से हमारी कंपनी भी इस एग्जिबिशन में हिस्सा लेती है। अरे बाबा, बाकी बातें घर कर लेना, घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। उद्धरण चिन्ह। त्रिशूल उसकी बातों को रोकते हुए कहता है। त्रिशूल की बात से आद्या और सोहम हाँ में सर हिला देते हैं और फिर तीनों सिंघानिया विला के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद त्रिशूल के घर पर आद्या और त्रिशूल घर पहुंच चुके थे। सुधा जी की नज़र जैसे ही आद्या पर जाती है वो उसके पास चली जाती है। आद्या उनके पैर छूकर कहती हैं, कैसी है आपकी माँ जी? आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर तो खा रही है ना? इस पर सुधा जी एक मुस्कान के साथ कहती हैं, खाना तो पड़ेगा ही, वरना ये आपके 2 जासूस आपके पास फिर हमारी शिकायत लेकर आएंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर जहां आद्या हल्का सा हंस देती है, वहीं त्रिशूल अपना मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा, और रोज सुबह आपके पीछे पीछे दवाइयाँ लेकर कौन घूमता है? तुम रहने दो, पहले मुझे मेरी बेटी से बात करने दो। इतना कहकर वो आद्या को सोफे पर बैठाकर खुद भी उसके साथ बैठ जाती है। वहीं त्रिशूल चिढ़ते हुए मन ही मन कहता है, कमाल है, दोस्त हमारी लाए हम और हम ही को भूल गई। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। सोहम त्रिशूल को ऐसे मुंह बनाते हुए देखकर हंस रहा था। वो खुद से बात करते हुए कहता, बेटा मुझे तो लगता है आंटी को अपनी बहू मिल गई है। कुछ देर बाद सब खाने की टेबल पर बैठे थे। सुधा जी ने आज सब आद्या की पसंद का खाना बनवाया था। वो आद्या को बहुत पसंद करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। देखिए आद्या, आज सब हमने आपकी पसंद का खाना बनवाया है, आप जो चाहें वो खा सकती हैं। अरे माँ जी, आपने इतना सब क्यों बनाया? हम इतना सब थोड़ी खा सकते हैं। आद्या टेबल की तरफ देखकर कहती हैं, अरे आप इतने दिनों बाद आ रही थी और ये कहा ज़्यादा है, थोड़ा सा ही तो है। ये बात कहते हुए सुधा जी आद्या की प्लेट में पूरियां रख रही थी। वहीं त्रिशूल सोच रहा था, माँ ज़रा यहाँ भी देख लेती। एक बार आद्या घर आ जाती है तो हमें तो पूरी तरह से भूल जाती है। फिर वो आद्या को चिढ़ाने के लिए कहता है, अरे माँ बस कीजिए, कितना खिलाएगी आप उन्हें? देखिए ये कितनी मोटी हो गई है। त्रिशूल की बात सुनकर आद्या उसे घूरकर देखती है और वो कुछ कहती उससे पहले सुधा जी कहती हैं, खबरदार, जो आद्या को आपने मोटी बुलाया तो देखिए कितनी दुबली हो गई है बेचारी, और आपको कहाँ से ये मोटी नजर आ रही है? वहीं तो आंटी आद्या वैसे भी इतनी पतली है कि हवा के झोंके से भी उठ जाए, और ये सुबह से बेचारी को मोटी मोटी चिढ़ा रहा है। सोहम आग में घी डालते हुए कहता है। सोहम की बात सुनकर आद्या को समझ नहीं आ रहा था वो हंसे या रोए। अगर आपने एक बार और आद्या को मोटी हो गई है ये कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सुधा जी एक बार फिर त्रिशूल से कहती हैं। बेचारा त्रिशूल अब सोच रहा था क्यों उसने अपनी माँ के सामने आद्या को चिढ़ाने की कोशिश की। ऐसे ही बातों बातों में सब खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद त्रिशूल आद्या को महल छोड़ने जाता है। उनको जाता देख सुधा जी सोहम से कहती हैं, दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। हमें आद्या जैसी हो लड़की हमारे त्रिशूल के लिए चाहिए। आद्या पहली लड़की होगी जिसने हमारे त्रिशूल का भरोसा जीता है। आद्या
त्रिशूल के लिए बिल्कुल सही लड़की है। बस त्रिशूल को इस बात का एहसास जल्दी हो जाए। उनकी बात सुनकर सोहम कहता है, आप सही कह रही है आंटी, आद्या त्रिशूल के लिए बिल्कुल सही लड़की है। मैंने कई सालों बाद त्रिशूल को खुल के हंसते हुए, बातें करते हुए देखा है और ये सब आद्या की वजह से हुआ है। मुझे लगता है त्रिशूल आद्या को पसंद करता है। सोहम की बात सुनकर सुधा जी खुशी से कहती हैं, सच में? हम। इससे पहले वो अपनी बात पूरी भी कर पाती, सोहम उनकी बात बीच में काटते हुए कहता है, ऐसा मुझे लगता है अभी तक त्रिशूल ने ऐसा नहीं कहा है, इसलिए आप थोड़ा सब्र रखिए। सोहम की बात सुनकर सुधा जी हाँ में सर हिला देती है। कुछ देर बाद त्रिशूल आद्या को लेकर महल पहुंच चुका था। वो गेट के सामने अपनी गाड़ी रोकता है और आद्या के साथ नीचे उतरकर कहता है, अच्छा तो फिर कल ऑफिस मिलते हैं। नहीं, हम कल ऑफिस नहीं आएंगे। कल हमें कुछ जरूरी काम है। कल हमने छुट्टी ली है। आद्या कहती हैं। वो कुछ सोच रही थी। किसी को नहीं पता था वो क्या करना चाहती थी। पर जो भी होने वाला था वो बड़ा था। पर क्या ये किसी को नहीं पता था सिवाय उसके? अच्छा ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखना। देखिए आद्या, हम जानते हैं बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप किसी से नहीं कहना चाहती और हम आपको फोर्स भी नहीं करना चाहते हैं। पर बस आप अपना ख्याल रखा कीजिए। हम आपको फिर उस हालत में नहीं देखना चाहते। त्रिशूल सीरियस ट्यून में कहता है, हाँ हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे। आप कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं। आद्या कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, रात बहुत हो गई है। त्रिशूल कहता है, ध्यान से जाना और पहुंचकर हमें मैसेज कर दीजिए। आद्या त्रिशूल से कहती हैं। त्रिशूल हाँ में सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वहीं अपने कमरे के बालकनी में खड़ा समर्थ आद्या और त्रिशूल को कब से बातें करते हुए देख रहा था। चैप्टर 24 हमें आप डिवोर्स नहीं चाहिए। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे त्रिशूल से जलन हो रही थी, क्योंकि आद्या उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर बाकी सबसे खुलकर, हंसते, मुस्कुराते हुए बात करती थीं। पर वो जानता था उसने जो आद्या के साथ किया है, उसके बाद वो क्या उसकी जगह कोई और भी होता तो ऐसा ही बिहेव करता। वो अपने मन ही मन कहता है, क्या आद्या कभी हमसे ऐसे खुलकर बातें कर पाएंगी? क्या हमें कभी उनकी माफ़ी मिलेगी? वो यही सब सोच रहा था, तभी उसे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ आद्या खड़ी थी। आद्या अपनी बैग सोफे पर रख देती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ देर बाद वो जब फ्रेश होकर वापस आती है तो देखती है समर्थ अभी भी सोफे पर बैठा था। वो उसकी तरफ एक नज़र देखती है और फिर कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी समर्थ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आद्या सीधे जाकर समर्थ के बाहों में गिर जाती है। वो अपना सर उठाकर समर्थ की तरफ देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। समर्थ आद्या की नीली आंखों में देख रहा था। उसे उसकी आंखों में खालीपन और कुछ दर्द दिख रहा था। वो दर्द जिसे आद्या ने अपने दिल में कहीं छुपा रखा था और इतने दर्द के बावजूद दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश कर रही थी। कहते हैं ना, हर हंसता चेहरा हमेशा खुश नहीं होता, वो हंसता भी है अपना दर्द छुपाने के लिए। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आद्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी उसके सामने अपने पिछले जन्म की वो कड़वी यादें आ जाती है। वो अपनी आंखें झट से खोल देती है और खुद को समर्थ के बाहों से आज़ाद करते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ था? अचानक समर्थ के मुंह से निकलता है, वो कौन था जो आपको महल छोड़ने आया था? ये कहते वक्त उसके चेहरे पर जलन साफ देखी जा सकती थी। समर्थ के मुंह से ये सवाल सुनकर आद्या हैरान थी। इस सवाल से समर्थ खुद भी हैरान था। वो खुद समझ नहीं पा रहा था क्यों उसे आद्या को किसी और के साथ देखकर तफलीक होती है। आपका उनसे कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आद्या कहती हैं और जैसे ही जाने को हुई तो एक बार फिर समर्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। समर्थ उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, आपको आने में इतना लेट क्यों हुआ? और कौन था वो आदमी? हमने कहा ना, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, इससे आपको क्या करना है। और आप शायद भूल रहे हमारा डिवोर्स होने वाला है और उसमें अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आद्या उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं। आद्या के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर समर्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी पकड़ आद्या के हाथ पर मजबूत हो जाती है। सही कहा आपने, हमारा डिवोर्स होने वाला है। पर शायद आप ये भी भूल रही हैं, हमारा डिवोर्स होने में अभी 3 महीने का वक्त है। आप अभी भी हमारी पत्नी है। एक बात और, कल हमने जब छोटी माँ से कहा शायद हमारा डिवोर्स ना भी हो, वो इसलिए कहा था क्योंकि हमें अब डिवोर्स नहीं चाहिए। समर्थ ने इस बात को इतने सीरियस टोन में कहा था कि आद्या चाह कर भी उस बात को इग्नोर नहीं कर पाई थी। आद्या अपना हाथ समर्थ के गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। पर समर्थ की पकड़ उसके हाथ पर और मजबूत होती जा रही थी। वो एक बार फिर आद्या से कहता है, आद्या आपने सुना हमने क्या कहा, हमारी बातों का जवाब दीजिए आद्या, हमने आपसे कुछ कहा है। पर आद्या अभी भी अपना हाथ समर्थ की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब समर्थ वो थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से आद्या के दोनों कंधों को पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है और कहता है, हमने आपसे कुछ कहा है आद्या, हमें जवाब दीजिए। आद्या अपना सर उठाकर समर्थ की ओर देखती है। इस वक्त आद्या की आंखें गुस्से के आंसुओं से लाल थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। समर्थ का सवाल सुनकर वो अपनी पूरी ताकत से उसे खुद से दूर करती हैं और फिर उससे थोड़ा दूर होते हुए कहती हैं, क्या समझते हैं आप हमें? आपको क्या लगता है हम कोई खिलौना है जिसे आप जब चाहते हैं डॉट 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 तब फेंक देते हैं और जब चाहे तब फिर उठा लेते हैं? आप ही ने हमें इस महल को छोड़कर जाने से पहले हमें डिवोर्स चाहिए, और अब जब आपको हम डिवोर्स दे रहे हैं तो कहते हैं हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। कल हम पर फिर कोई इल्ज़ाम लग जाएगा तब आप हमें फिर कहेंगे हमें डिवोर्स चाहिए। हम पूरी जिंदगी यही सब करते रहेंगे क्या? क्या आपके सामने हमारी इच्छा, हमारी राय का कोई मोल नहीं है? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हमारा डिवोर्स किसी भी हालत में होगा, आप चाहें या ना चाहे। आद्या इतने गुस्से में थी कि वो समर्थ के कुछ कहने का इंतजार किए बिना ही वहां से चली जाती है। वहीं समर्थ को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से सामान को फेंक देता है। वो जानता था आद्या ने जो कुछ भी कहा उसमें से एक एक बात सच थी। वहीं आद्या रोते रोते कमरे से बाहर सीधा गार्डन में चली जाती है। वो गार्डन में आकर वहां लगे झूले पर बैठ जाती है और खुद से बात करते हुए कहती हैं, क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? जब उम्मीदें थी तब उन उम्मीदों को जला के राख कर दिया। अब जब हमने खुद को मना लिया है तो अब क्यों हमें फिर से उम्मीद दिखा रहे हैं? उन्हें क्या लगता है हमारे अंदर दिल नहीं है? क्यों वो बार बार हमारे पास आने की कोशिश करते हैं? वो जो चाहते थे वो हम उन्हें दे रहे थे, तो फिर क्यों? फिर वो आधे चांद की तरफ देखती है और कहती हैं, क्यों महादेव, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? पहले आपने हमें हमारे माँ बाबा से दूर किया, फिर हमारे वजूद को, हमारी पहचान को हमसे छीन लिया। हम फिर भी चुप थे। समर्थ ने हमारा दिल तोड़ा, फिर भी हमने आपसे कोई शिकायत नहीं की, पर अब आप हमें फिर झूठी उम्मीद दे रहे हैं, क्यों? आप जानते हैं ना, हम समर्थ को कभी माफ़ नहीं कर सकते। उन्होंने हमारी आत्मा को जला दिया है, हम कभी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। वो ऐसे ही कुछ देर खुद से बातें कर रही थी। रात के करीब 11:50 हो गए थे, पर आद्या अभी तक कमरे में वापस नहीं आई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ भी अब अभी तक नहीं सोया था। वो अब आद्या को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर चला गया। महल में सब सो रहे थे। समर्थ अब ढूंढते ढूंढते गार्डन में आ गया। तभी उसकी नज़र झूले पर सोती आद्या पर चली जाती है। आद्या झूले पर बैठे बैठे ही सो गई थी। ठंड की वजह से नींद में खुद को समेट रही थी। समर्थ उसके पास जाकर देखता है। आद्या की आंखें अभी भी रोने के वजह से लाल थी। वो अभी भी सिसक रही थी। ठंड की वजह से उसकी नाक भी लाल हो गई थी। समर्थ अपने मन ही मन कहता है, पता नहीं ऐसा हम क्यों महसूस करते हैं, पर अब आपके आंखों आंसू नहीं देख पाते, बहुत दर्द होते हैं। हमें इन आंसुओं को देखकर उससे भी ज़्यादा दर्द इस बात से होता है। इन आंसुओं की वजह हम हैं। फिर वो आद्या को अपने गोद में उठा लेता है और कमरे की तरफ बढ़ जाता है।
रोने और दिन भर की थकान, इस वजह से आद्या अभी गहरी नींद में थी। समर्थ उसे लाकर बेड पर लेटा देता है और उसे कंबल ओढ़ के जैसे ही जाने को हुआ तभी उसे आद्या की आवाज़ आती है। आद्या नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। समर्थ उसके चेहरे के पास जाकर सुनने लगता है। आद्या कह रही थी, आपने ऐसा क्यों किया समर्थ? आपने हमें क्यों नहीं बचाया? आपकी वजह से हम। फिर उसकी बंद आंखों से आंसू निकलने लगी। समर्थ उसका सर सहलाकर उसे शांत कराने की कोशिश करता है। चैप्टर 25 आपका मंगलसूत्र कहाँ है आद्या? समर्थ को लगा शायद कोई बुरा सपना होगा, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो खुद भी सोफे पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह आद्या को आज कुछ अपना ज़रूरी काम पूरा करना था, इसलिए वो आज जल्दी उठ गई थी। वो आज कुछ बड़ा करने वाली थी। वो उठकर फ्रेश होती है और फिर रोहिणी के कमरे में चली जाती है। आज रोहिणी बहुत खुश थी क्योंकि आज रक्षित उसका हाथ मांगने जो आने वाला था। आद्या कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती हैं, हम अंदर आ सकते हैं? रोहिणी की नज़र जैसे ही आद्या पर जाती है, वो उसे अंदर आने के लिए कहती हैं और फिर जाकर उसे गले लगाते हुए कहती हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाभी सा, आपकी वजह से हमें हमारा प्यार मिल गया। आद्या हैरानी से कहती हैं, मतलब हमारा प्लान काम कर गया? इस पर रोहिणी कहती हैं, हाँ भाभी सा, रक्षित जी ने हमें उनकी दिल की बात बता दी और तो और वो आज हमारा हाथ मांगने भी आ रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है भाभी सा, अगर आप नहीं होती शायद उस दिन हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते। थैंक यू भाभी सा, हमें गलती करने से रोकने के लिए। थैंक यू हमें हमारे प्यार से मिलवाने के लिए। वैसे दोपहर तक रक्षित जी आ जाएंगे, इसलिए आप आज ऑफिस मत जाइएगा। नहीं रोहिणी, आज हमारी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इस वजह से आज हमें ऑफिस जाना होगा। हमें माफ़ कर दीजिएगा। आद्या थोड़ा उदासी के साथ कहती हैं, कोई बात नहीं भाभी सा, आपका काम ज़्यादा ज़रूरी है, आप ऑफिस जाइएगा। रोहिणी कहती हैं। कुछ देर बाद आद्या अभी किचन में आनंद जी के लिए सूप बना रही थीं। तभी वहाँ पर रंजू आ जाती है। भाभी सा, आपने हमें बुलाया? रंजू आद्या के सामने जाकर कहती हैं, हाँ रंजू, हमें आपसे कुछ काम है। आद्या ट्रे में सूप का बोल रखते हुए कहती हैं। फिर वो उसे कुछ बताती है और उसके हाथ में एक लेटर रखते हुए कहती हैं, अगर हम शाम 5 बजे से पहले महल वापस नहीं लौटे तो ये लेटर आप समर्थ को दे दीजिए। पर भाभी सा, आद्या रंजू की बात बीच में काटते हुए कहती हैं, और तब तक आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। और एक बात, ये लेटर सिर्फ समर्थ तक ही पहुंचना चाहिए और किसी के हाथ नहीं लगाना चाहिए। और अभी आप जा सकती है, हम आपको बाकी बातें वापस आकर बता देते हैं। इतना कहकर वो ट्रे लेकर आनंद जी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो जब आनंद जी के कमरे में आती है तो वो बेड पर बैठने की कोशिश कर रहे थे। आद्या जल्दी से उनके पास जाती है और उन्हें अपने सहारे से बेड पर बैठा देती है। वो शिकायत करते हुए कहती हैं, क्या कर रहे हैं आप दादा सा, हमें बुला लिया होता। हम ठीक है, आपका बस चले तो आप हमें बैठने भी ना दे, अब हम ठीक है। आनंद जी मुंह बनाते हुए कहते हैं। तभी उनकी नज़र आद्या के सुने गले पर और मांग पर जाती है। आद्या सूप का बोल अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं, चलिए अब ये सूप पीजिए और फिर दवाइयाँ खा लीजिए। तब तक कमरे में जाया जी भी आ जाती है। आद्या अपना हाथ आनंद जी की तरफ बढ़ती है पर आनंद जी उसका हाथ बीच में रोकते हैं और कहते हैं, आद्या आपका मंगलसूत्र कहाँ है और आपने आपके मांग में सिंदूर भी नहीं भरा है। आनंद जी का अचानक आए इस सवाल से आद्या बुरी तरह चौंक जाती है। वो कुछ जवाब देती उससे पहले जाया जी कहती हैं, आद्या जाए, आपको ऑफिस भी जाना होगा ना, हम बाबा सा को सूप पिला देंगे और दवाइयाँ भी खिला देंगे। जाया जी की बात सुनकर आद्या तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं आनंद जी अब सवालिया नज़रों से जाया जी की तरफ देख रहे थे। जाया आप बताइए क्या हुआ है, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, हमारे पीछे से कुछ तो गलत हुआ है। आनंद जी कहते हैं। जाया जी जल्दी से उनके पास जाकर बैठ जाती है और फिर आनंद जी से आंखें चुराते हुए कहती हैं, वो बाबा सा, वो समर्थ और जाया हमें बताओ, हम जब बीमार थे तो क्या हुआ है, सब साफ साफ बताओ।
आनंद जी जाया जी के चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, वो समर्थ और आद्या का डिवोर्स होने वाला है। फिर जाया जी आनंद जी को आद्या के एक्सीडेंट से लेकर उनके डिवोर्स तक सब सच बता देती है। आनंद जी ये सब सुनकर हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पीछे से इतना सब हो गया है। बाबा सा आद्या ने हमारे लिए आज तक बहुत कुछ किया है। हम सबको पता है वो समर्थ से कितना प्यार करती है। उसके लिए ये फैसला लेना आसान नहीं रहा होगा। उसने आज तक इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, बदले में उसे सिर्फ इल्ज़ाम ही मिले हैं। इसलिए हम भी यही चाहते हैं। अब उन्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर देना चाहिए। हम हमारे खुशी के लिए उन्हें यहाँ नहीं रोक सकते। और क्या पता इस तरह समर्थ को अपनी गलतियों का एहसास हो। सही कहा आपने जाया। हमने समर्थ में बदलाव तो देखे हैं, और रही बात उन दोनों के डिवोर्स की, तो आप सही कह रही है। हम अपने खुशी के लिए आद्या को नहीं रोक सकते, पर हम उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकते। वो हमारी पोती है, हम उसे किसी हाल में अकेले नहीं छोड़ेंगे। आनंद अपने मन ही मन कहते हैं, हमने वादा किया था वीर से, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। चैप्टर 26 पर वो टू ऑफिस गया ही नहीं। सुबह के 10 बज चुके थे। आद्या अभी एक छोटे से घर के सामने खड़ी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये घर शुभम का था जो उसने आद्या को रहने के लिए दिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, शुभम। रुद्रक्षी और आद्या तीनों को जब कभी अकेला टाइम बिताने का मन करता था तो वो हमेशा यही आया करते थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वैसे तो आद्या को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो हमेशा आश्रम में ही रहती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसे अकेलेपन से डर लगता था। आद्या कुछ देर तक ऐसे ही उस घर को देखती रही और फिर अंदर चली गई। इस घर के बारे में उन तीनों के अलावा किसी को नहीं पता था। इस वजह वहां पर किसी के आने के चैप्टर आंसर्स ना के बराबर थे। आद्या अंदर आकर अपना बैग वही सोफे पर रख देती है और किचन में पानी पीने चली जाती है। तभी उसे अपने फ़ोन की आवाज़ आती है। वो जल्दी से उस फ़ोन को उठा लेती हैं, जैसे उसे इस फ़ोन कॉल का इंतज़ार था। आद्या बेसब्री से कहती हैं, हेलो शुभम, हमने आपसे कुछ कहा था, आपने वो भिजवा दिया। दूसरी तरफ से शुभम की आवाज़ आती है, मैंने अपने लोगों को भिजवा दिया है और मैं भी बस निकल रहा हूँ। नहीं शुभम, आप यहाँ नहीं आएंगे। आद्या सख्ती से कहती हैं, पागल हो गई हो, तुम उस खतरनाक जगह पर अकेले जाने की बात कर रही हो और मुझे कह रही हो आप नहीं आएंगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा? शुभम दूसरी तरफ से गुस्से में कहता है, शुभम आप समझ नहीं रहे हैं, वहाँ जान का खतरा हो सकता है और हम अपनी वजह से आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। और हम अकेले कहाँ जा रहे हैं? आपके आदमी हैं हमारे साथ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। आद्या शुभम को समझाने की कोशिश करती है, अगर आपको कुछ नहीं होगा तो हम भी आते हैं ना। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, नहीं शुभम, आप यहाँ नहीं आ सकते। अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम सबसे पहले आपको फ़ोन करेंगे। आद्या कहती हैं, पर आद्या शुभम की बात बीच में काटते हुए कहती हैं, आपको हमारी कसम, आप वहाँ नहीं आएंगे। शुभम ऐसा नहीं कि हम आप पर भरोसा नहीं करते, हम खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं आप पर, तभी तो जब भी हमें किसी भी तरह की मदद चाहिए होती है तो हम सबसे पहले आपको याद करते हैं। हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। प्लीज़ शुभम, हमें समझने की कोशिश कीजिए। आद्या कहती हैं, अच्छा ठीक है, पर तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजोगी और जब भी मैं कॉल मैसेज करूँगा तो तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो मैसेज में क्यों ना हो। और अगर मुझे कुछ भी गलत लगा तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। और तुम्हारा काम खत्म होने के बाद तुम तुरंत मुझे कॉल करोगी। प्रॉमिस करो। शुभम कहता है, अच्छा हम प्रॉमिस करते हैं, हम आपको अपना काम खत्म होने के बाद फ़ोन करेंगे और अपना ख्याल भी रखेंगे। आद्या कहती हैं, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अच्छा अभी हम फ़ोन रखते हैं, आपने भेजे हुए आदमी शायद आ गए हैं। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ महल में समर्थ ने आज सुबह से आद्या नहीं देखा था। वो सुबह से उसे ही ढूंढ रहा था। वो अब ढूंढते हुए जाया जी के कमरे में पहुंचा। जाया जी इस वक्त वीर जी की फ़ोटो को देख रही थी। उन्हें आज उनकी बहुत याद आ रही थी।
समर्थ दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, माँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जाया जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, समर्थ, आप अंदर आइए, आपको कुछ चाहिए था। अचानक समर्थ के मुंह से निकलता है, आद्या। जाया जी समर्थ के शब्द सुनकर हैरान थी। समर्थ जल्दी से बात संभालते हुए कहता है, हमारा मतलब आपने आद्या को कहीं देखा है? वो कमरे में नहीं है। समर्थ की बात सुनकर जाया जी कहती हैं, वो तो सुबह ही ऑफिस चली गई, उनकी ज़रूरत मीटिंग थी। जाया जी की बात सुनकर समर्थ का चेहरा उतर जाता है। उसे अब सुबह उठते ही आद्या को देखने की आदत सी हो गई थी। जब कभी भी वो उसे नहीं देखता था उसे एक अजीब सी बेचैनी होती थी। जाया जी से समर्थ का उतरा चेहरा नहीं छुप पाया। उन्हें समर्थ की आंखों में आद्या के लिए जज्बात दिख रहे थे। जाया जी समर्थ की आंखों में देखकर कहती है, समर्थ, आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे थे? कुछ नहीं, वो हमारी एक जरूरी फाइल नहीं मिल रही थी, हमने सोचा एक बार उनसे पूछ ले। खैर, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। समर्थ अपनी आंखें चुराते हुए कहता है और फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। वो अपने कमरे में आकर कुछ सोच रहा था तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। ये फ़ोन उसी आदमी ने किया था जिसे समर्थ ने आद्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। समर्थ जल्दी से फ़ोन उठाकर कहता है, क्या बात है, आपने हमें सुबह सुबह फ़ोन क्यों किया है? आद्या ठीक है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कुंवर सा, हम कुंवरानी सा का पीछा कर रहे थे पर कुंवरानी सा आज ऑफिस नहीं गई है, बल्कि जोधपुर से 2 किलोमीटर दूर एक घर है वहां पर आए हैं। उस आदमी की बात सुनकर समर्थ सोच में पड़ जाता है। माँ तो कह रही थी आद्या की आज जरूरी मीटिंग है इसलिए वो जल्दी ऑफिस चली गई, पर वो तो ऑफिस गई ही नहीं। ठीक है, आप उनके आसपास ही रहिए। एक बात और, उन्हें एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, और अगर कुछ भी गलत लगे तो हमें तुरंत फ़ोन करें। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और फिर अपनी सोच में गुम हो जाता है। दूसरी तरफ त्रिशूल अपने बालकनी में खड़ा किसी को फ़ोन कर रहा था पर फ़ोन ना लगने की वजह से उसके चेहरे पर झल्लाहट साफ नजर आ रही थी। तभी उसके कानों सोहम की आवाज़ आती है, त्रिशूल, नाश्ता नहीं करना है? चलो, लेट हो रहा है। सोहम अंदर आते हुए कहता है, पर जैसे ही उसकी नज़र झल्लाए हुए त्रिशूल पर जाती है, वो कहता है, क्या हुआ, सुबह सुबह इतना परेशान क्यों हो? सुबह से आद्या को फ़ोन कर रहा हूं पर उसका फ़ोन कभी बिजी बता रहा है तो कभी स्विच ऑफ। त्रिशूल परेशान होकर कहता है, अरे तो कोई बात नहीं, वैसे भी वो ऑफिस में तो मिल ही जाएगी। सोहम उसे समझते हुए कहता है, नहीं, वो आज ऑफिस नहीं आने वाली, उसका कुछ जरूरी काम है। त्रिशूल उदासी के साथ कहता है, वैसे तू ये बता, तू उसे फ़ोन क्यों कर रहा था? सोहम एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, अरे ऐसे ही। ये कहते वक्त त्रिशूल की नज़र जैसे ही सोहम की मुस्कान पर जाती है वो कहता है, वो मेरी दोस्त हैं, तो क्या मैं उसे फ़ोन नहीं कर सकता? कर सकते हो, मैंने कहाँ कुछ कहा है। मैंने तो तुमसे इतना ही पूछा कि तुम उसे फ़ोन क्यों कर रहे थे। सोहम अपनी मुस्कान और बड़ी करते हुए कहता है, चल अब छोड़ ये सब, चलो नाश्ता करते हैं। इतना कहकर त्रिशूल कमरे से जल्दी बाहर निकल जाता है। वहीं सोहम मन ही मन कहता है, बेटा तेरे रंग बदलते हुए दिख रहे हैं। दोपहर का वक्त, राजवंशी महल। समर्थ अपनी एक जरूरी फाइल ढूंढ रहा था, पर उसे वो फाइल कहीं नहीं मिल रही थी। अब वो उस फाइल को कबर्ड में ढूंढ रहा था। अचानक कबर्ड से कुछ नीचे गिर जाता है। समर्थ उस चीज को देखकर बहुत हैरान था। चैप्टर 27, कंगन की पूरी सच्चाई समर्थ के सामने। दोपहर का वक्त, राजवंशी महल। समर्थ अपनी एक जरूरी फाइल ढूंढ रहा था, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पर उसे वो फाइल कहीं नहीं मिल रही थी। अब वो उस फाइल को कबर्ड में ढूंढ रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक कबर्ड से कुछ नीचे गिर जाता है। समर्थ उस चीज को देखकर बहुत हैरान था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। नीचे आद्या की डायरी गिरी थी और उसका पहला पन्ना खुला हुआ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ उस डायरी पर लिखी हैंडराइटिंग को देखकर हैरान था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो इस हैंडराइटिंग को अच्छे से पहचानता था। उसने वो डायरी हाथ में ली और उसके पन्ने उल्टकर देखने लगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर उसने अपने कबर्ड का लॉकर खोला और उसमें से कुछ कागज निकाले।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो उन कागज़ों पर लिखी हैंडराइटिंग और डायरी पर लिखी हैंडराइटिंग को मिलने की कोशिश कर रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो जैसे जैसे उस हैंडराइटिंग को मिला रहा था उसके आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। फिर वो कांपते हाथों से आड्या का कबर्ड फिर एक बार खोलता है और उसमें कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक छोटे से संदूक पर जाती है। वो उस संदूक को अपने हाथों में लेकर खोलता है। उसके अंदर वैसा ही कंगन था जैसा समर्थ के पास था। समर्थ अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कांपते हाथों से उस कंगन को अपने हाथ में पकड़ता है। समर्थ खुद से बात करते हुए कहता, हाँ हमारी प्रिंसेस, हाँ हमारी आड्या। फिर वो उठकर अपने कबर्ड से वो वैसा ही दूसरा कंगन निकाल लेता है और दोनों कंगनों को ध्यान से देखने लगता है। दोनों कंगन दिखने में सेम ही थे। समर्थ वहीं जमीन पर बैठ जाता है और खुद से बात करते हुए कहता है, हमारी प्रिंसेस हमारे सामने थी, हम उन्हें पहचान नहीं पाए। वो हमारे साथ एक घर में एक कमरे में रहती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए। फिर वो अपनी और आड्या की बचपन की यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक। 15 साल पहले आड्या से हुई उसकी मुलाकात के बाद समर्थ दूसरे दिन भी उसी जगह उसी टाइम पर चला गया। समर्थ ने उस दीवार के पीछे से आवाज लगाने की कोशिश की पर उस लड़की का कोई जवाब नहीं आया। समर्थ ने बहुत देर तक कोशिश की पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रहा था। थक हार कर समर्थ जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तभी उसके ऊपर कुछ गिरा। उसने अपना सर उठाकर देखा तो वहां पर एक पेपर बॉल पड़ा था। वो पेपर बॉल देखकर समर्थ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से उस पेपर को खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, हम यही है, आप आ गए, कैसे हैं आप। समर्थ जल्दी से अपने बैग से पेन पेपर निकालकर उस पर लिखता है, आप कहाँ थी, हमने कहा था आपसे, हम कल भी आपसे मिलने आएंगे। हम कब से आपको आवाज़ लगा रहे थे पर आपका कोई जवाब नहीं आया। फिर वो कागज़ को मोड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से जवाब आता है, हम यही थे, हमारे दाई माँ ने हमें किसी से भी बात करने से मना किया है और अगर हमारी दाई माँ को पता चला कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो हमें दाद देंगी। इसलिए हम आपसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो आप हमसे नाराज़ हैं। अब आप हमसे बात नहीं करेंगे। नहीं प्रिंसेस, हम तो दोस्त हैं। तो फिर हम आपसे नाराज़ कैसे हो सकते हैं? हम आपसे नाराज़ नहीं है। इतना लिखकर समर्थ वो पेपर बॉल दूसरी तरफ फेंक देता है। अब समर्थ रोज उस लड़की से आड्या से मिलने जाया करता था। उन दोनों को अब एक दूसरे की आदत हो गई थी। संडे को वो दोनों मिल नहीं पाते थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पाते थे। दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन आड्या रोज की तरह बैठकर समर्थ का इंतजार कर रही थी पर उस दिन समर्थ आया ही नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए पर समर्थ उससे मिलने नहीं आया था। अगले दिन आड्या बैठी समर्थ इंतजार कर रही थी। तभी उसके पास एक पेपर बॉल आता है। वो जल्दी से उस पेपर बॉल को खोलती है। उसमें लिखा था, हम जा रहे हैं प्रिंसेस। आड्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पेपर पर लिखती है, आप कहाँ थे इतने दिनों से और आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? आप ठीक तो है ना? और आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से जवाब आता है, दादाजी हमें लंदन भेज रहे हैं। हम नहीं जाना चाहते पर वो कह रहे हैं यहाँ हमारी जान को खतरा है, इसलिए वो हम लंदन भेज रहे हैं। हम उनसे बहुत गुस्सा है। अब हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे। ये पढ़कर तो आड्या की आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। एक समर्थ ही था जिससे आड्या अपने दिल की बात करती थी। वो उसकी जिंदगी में सबसे अच्छा और पहला दोस्त था। आड्या खुद को संभालती है और लिखती हैं, ऐसा मत कहिए, वो आपके दादाजी है, वो कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। आप ही कहते हैं ना आपके दादाजी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर आप बताइए उनके लिए कितना मुश्किल होगा आपको खुद से दूर रखना। इसलिए आप उनसे नाराज़ मत होइए, और वो ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं। इतना लिखकर उस पेपर बॉल को दूसरी तरफ फेंक देता है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से जवाब आता है, नहीं प्रिंसेस, हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। हम आपसे कहाँ दूर जा रहे हैं?
हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। इतना लिखकर उस पेपर बॉल के साथ साथ अपने हाथ में पहन कंगन निकालकर दूसरी तरफ फेंक देती है। फिर वो आगे लिखती हैं, ये कंगन आपको हमेशा हमारे साथ रहने का एहसास दिलवाएगा। आप इसे कभी खुद से अलग मत करना, और जब आप वापस आएंगे तब आप हमें इसी की मदद से पहचान सकते हैं। समर्थ उस कंगन को हाथ में पकड़ता है और उसे देखने लगता है, फिर वो ध्यान से उसे अपनी जेब में रख देता है। फिर वो लिखता है, अगर किसी और के पास भी ऐसा ही कंगन हुआ तो हम आपको कैसे पहचानेंगे। दूसरी तरफ से जवाब आता, जब आपका दिमाग और दिल हमें पहचान ना पाए तो हमारे हथेली पर बने तिल से पहचान लेना। अगर फिर भी आप हमें नहीं पहचान पाए तो फिर हम तो आपको पहचान ही लेंगे ना। प्रेजेंट टाइम। समर्थ आज ये सब याद कर कर खुद से कहता है, हम नहीं पहचान पाए आपको प्रिंसेस, पर आप तो हमें पहचानती है ना, तो फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया। फिर वो साइड में रखी आद्या की डायरी को उठाता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। पहले पन्ने पर लिखा था, आज हम नए घर में आ गए। हमें हमारे पुराने घर की बहुत याद आ रही थी। इस घर के पीछे एक स्कूल भी है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज हमें एक दोस्त मिला। हमने उन्हें देखा तो नहीं पर वो आज दुखी थे। शायद उन्हें अपने बाबा की याद आ रही थी। समर्थ एक एक करके डायरी के हर पन्ने को पढ़ रहा था। पढ़ते हुए वो अब 50वें पन्ने पर आ गया था। उस पर लिखा था, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब उठे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। हमें हमारा नाम भी याद नहीं आ रहा है। उस पन्ने पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा था पर वो सब पढ़कर समर्थ सोच रहा था। प्रिंसेस तो स्कूल के पीछे वाले चर में रहती थी, और दादाजी कह रहे थे आद्या बचपन से आश्रम में रहती थीं। ये सब क्या है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो हमसे छुपा है। पर क्या? समर्थ इस सब सोच में डूबा था तभी उसका फोन बजने लगता है। उस पर उसी आदमी का नाम फ्लैश हो रहा था जिसे आद्या के सुरक्षा के लिए रखा था। समर्थ जल्दी से फोन उठा लेता है। चैप्टर 28 कहाँ है आप आद्या? दूसरी तरफ से आवाज आती है, कुंवर सा हम कुंवारानी सा का पीछा कर रहे थे, पर पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गई। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर अब वो कहीं नहीं मिल रही है। और वो जोधपुर से बहुत दूर आ गई थी, उनके साथ कुछ आदमी भी थे। ये सब बातें सुनकर समर्थ को हैरानी से ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो गुस्से से कहता है, ऐसे कैसे वो गायब हो सकती है? आप सब क्या कर रहे थे? एक बात याद रखें, अगर उन्हें एक खरोंच भी आई तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त समर्थ की आवाज़ में गुस्सा और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, एक बात और, आप हमें अपनी लोकेशन भेज दे और आद्या को ढूंढने की कोशिश करते रहे। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। तभी उसके कमरे में रंजू चाय की ट्रे लेकर आती है। कुंवर सा आपकी चाय यहाँ रख दीजिए, समर्थ उसकी तरफ बिना देखे कहता है। रंजू चाय वहाँ रखकर बाहर चली जाती है, पर उसका ध्यान नहीं जाता उसके कपड़ों में से आद्या की दी हुई उसे चिट्ठी नीचे गिर जाती है। समर्थ अपनी आंखें बंद कर खुद से कहता है, कहाँ है आप आद्या? क्या करने वाली है आप? बस जहाँ कहीं भी हो ठीक हो, हम जल्दी ही आप तक पहुँचेंगे। फिर वो अपने फ़ोन से किसी को मैसेज करता है। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो कमरे के इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे गिर चिट्ठी पर जाती है। वो उस चिट्ठी को उठाकर देखता है और खुद से कहता है, अभी तो नहीं थी, अब अचानक कैसे आ गई। फिर वो उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, #समर्थ अगर आप इस चिट्ठी को पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम महल से दूर जा चुके हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर जाते जाते आपको, माँ सा को और दादा सा को उनकी खुशी लौटाकर जा रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बाबा सा। हाँ समर्थ, बाबा सा वो जिंदा है। जिनकी मौत का जिम्मेदार आप माँ सा को मान रहे थे, वो जिंदा है। आपकी छोटी माँ के कैद में है। हमने माँ से वादा किया था महल छोड़कर जाने से पहले उनकी खुशियाँ लौटा कर जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, और उनकी सारी खुशियाँ बाबासा से जुड़ी है। इसलिए बाबासा को लेने जा रहे हैं। शायद हम वापस ना आ सके पर वादा करते हैं बाबासा को जरूर वापस लाएंगे।
वो आपको इस जगह पर मिल जाएंगे। आद्या। हैश। ये सब पढ़कर समर्थ के हाथ से चिट्ठी नीचे छूट जाती है। उसके आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। तभी उसे याद आता है अभी अभी रंजू कमरे में आई थी। वो तुरंत रंजू को बुलाता है। कुछ देर बाद रंजू कमरे में आती है। वो डरते हुए कहती हैं, जी कुंवर साहब, आपने हमें बुलाया था। समर्थ उसकी तरफ वो चिट्ठी बढ़ाकर कहता है, ये क्या है? आपके पास आद्या की चिट्ठी कैसे आई? ये वो हमें। रंजू हकलाते हुए कहने की कोशिश करती है, ये वो क्या कर रही है? आप सब साफ साफ बताएं। समर्थ गुस्से में कहता है। डर की वजह से रंजू की आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। वो फिर कहती हैं, ये चिट्ठी हमें भाभी सा ने दी थी और कहा था अगर वो शाम 5 बजे तक वापस ना आए तो ये चिट्ठी हम आपको दे दे। और ये भी कहा था ये चिट्ठी 5 बजे से पहले आप तक ना पहुँचे और किसी और तक ना पहुँचे। हम नहीं जानते इसमें क्या लिखा है, पर इतना जानते हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाली है। उन्होंने हमें छोटी माँ पर नज़र रखने के लिए कहा था। ठीक है, आप जा सकती है, और आद्या ने आपको जो काम करने के लिए कहा है वो आप कीजिए। समर्थ बिना उसकी तरफ देखे कहता है। फिर वो गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारकर कहता है, आप तो माँ कहने के भी लायक नहीं है। अगर हमारे बाबा सा और आद्या को कुछ भी हुआ तो हमें खुद नहीं पता हम आपके साथ क्या करेंगे। फिर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर रक्षित की फैमिली आई थी। समर्थ सीधा महल से बाहर निकल जाता है और गाड़ी में बैठकर उस आदमी जिसे आद्या की सुरक्षा के लिए रखा था उमंग को फ़ोन करता है। उमंग कुछ पता चला उनके बारे में। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कुंवर सा कुंवरानी सा पुराने खंडहर की तरफ गई है, पर वो जगह बहुत खतरनाक है, हमें उन तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लग जाएगा। ठीक है, हम भी कुछ देर में वहां पहुंच जाएंगे। इतना कहकर समर्थ फ़ोन काट देता है। वो अभी गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था, तभी वहां रक्षित आ जाता है। रक्षित समर्थ को परेशान देखकर कहता है, समर्थ क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा था। सब ठीक है ना? रक्षित अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आप बस एक काम कीजिए, जब तक हम महल वापस नहीं आते तब तक आप यहीं रहिए। अभी हम चलते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर समर्थ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आद्या उसी पुराने खंडहर के सामने खड़ी थी। आद्या ने आज का दिन जानबूझकर चुना था क्योंकि आज दिन भर वंदना बहुत बिजी रहने वाली थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आज उसकी फ्रेंड और उसका बेटा महल आने वाला था, इस वजह से वो आज यहाँ नहीं आ सकती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसी वजह से आद्या ने रंजू को भी उस पर नज़र रखने के लिए कहा था। पर आद्या अभी भी आने वाले खतरे से अनजान थी। वो नहीं जानती थी उसे सिर्फ वंदना का ही नहीं बल्कि उर्वशी का भी सामना करना था। अंदर के खतरे से अनजान आद्या इस वक्त आदमियों को अपना प्लान समझा रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था अंदर उसे उर्वशी का भी सामना करना पड़ेगा। सबको समझाने के आद्या अंदर की तरफ जाने का इशारा करती है। कुछ देर बाद गेट पर खड़े आदमी बेहोश जमीन पर पड़े थे। आद्या ने अपने साथ आए आदमियों से कहा, इन सब को बांध लो और इनके फ़ोन अपने पास रख लो। उन आदमियों ने आद्या की बात मानते हुए उनके फ़ोन अपने पास रखकर उन्हें रस्सी से बांध दिया। फिर वो अंदर की तरफ चले गए। अंदर आज उर्वशी आए हुई थीं। आद्या आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में कुछ चाबियां थीं। ये चाबियां उन तालों की थी जो वीर जी के जंजीरों में लगे थे। आद्या जब सुबह रोहिणी के कमरे से बाहर निकली तब उसने वंदना के कमरे से ये चाबियां चुरा ली थी। चैप्टर 29 गन पॉइंट पर आद्या जब अंदर पहुंची तो वहां पर सिर्फ कुछ आदमी थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वहीं थोड़ी दूर पर वीर जी जंजीरों से बंधे थे। आद्या अपने साथ आए आदमियों को इशारा करती है। उसका इशारा पाते ही वो आदमी एक एक करके उन आदमियों से लड़ने लगते हैं। मौका पाकर आद्या वीर जी की तरफ बढ़ जाती है। इस वक्त उनके हाथों से खून बह रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन जंजीरों से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। वो इस वक्त बहुत कमज़ोर लग रहे थे।
आद्या उनकी तरफ नम आंखों से देखकर कहती हैं, बाबा सा हम आद्या है, आपको छुड़ाने के लिए आए हैं, बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। इतना कहकर वो अपने हाथ में पकड़ी चाबी से ताला खोलने की कोशिश करने लगती है। वीर जी अभी होश में नहीं थे, तभी कोई उसे धक्का देता है। आद्या अपना सर उठाकर देखती है तो वहां उर्वशी गुस्से में खड़ी थी। जब आद्या अंदर आई थी, उसी वक्त उर्वशी को वंदना का फोन आया था, इसलिए वो फोन उठाने के लिए उस कमरे से बाहर गई थी। और जब वो वापस आए तो उसकी नज़र आद्या पर गई, जो वीर जी के जंजीरों का ताला खोलने की कोशिश कर रही थी। आद्या जल्दी से खड़ी हो जाती है और उर्वशी से गुस्से में कहती हैं, आप, ओह तो आप भी इन सब में शामिल हैं। हम आपको कैसे भूल गए, आखिर वंदना जो काम करती हैं उसमें आपका बराबरी का हिस्सा होता है। हमने सही कहा ना उर्वशी? हाँ आपने सही कहा, आज तक जो कुछ भी हुआ है वो हमने और वंदना आंटी ने मिलकर किया है। फिर वो चाहे रोहिणी का किडनैप्ड हो या फिर आपका एक्सीडेंट। वैसे हमें लगा नहीं था आप इतने बड़े एक्सीडेंट से बच जाएंगी, पर खैर आज आप नहीं बच पाएंगी। वैसे हम आपको पहले ही मारना चाहते थे, पर आप जब समर्थ के जिंदगी से बाहर जाने के लिए तैयार थी तो हम आपको छोड़ने वाले थे, पर शायद आपको आपकी जान प्यारी नहीं है, इसलिए तो आप एक बार फिर यहाँ मरने के लिए आए हैं। उद्धरण चिन्ह। उर्वशी एक शैतानी मुस्कान के साथ कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से सही सलामत बाहर जाएंगे और हमारे साथ बाबा सा भी जाएंगे। आद्या गुस्से से कहती हैं, यहाँ से आप नहीं, आपकी लाश बाहर जाएगी और आप अपने बाबा सा को साथ ले जाने का सपना भूल जाए। आपको नहीं पता आप आज क्या करने जा रही थी। आज आप हमारी इतने सालों की मेहनत खराब करने जा रही थी। क्या ज़रूरत थी आपको हमारे ज़िंदगी में वापस आने की? अगर उस दिन जान बच भी गई थी तो कहीं और चली जाती, पर नहीं, आपको तो हमारी ज़िंदगी में वापस आना था। पर अब हम आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकते, आज आपको मरना होगा। आपकी वजह से उस दिन हमारी शादी समर्थ से होते होते रह गई। उर्वशी गुस्से से दांत पिसते हुए कहती हैं, आपकी शादी समर्थ से इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे महादेव भी नहीं चाहते आप जैसे घटिया औरत उनकी जिंदगी बर्बाद करे। आपकी शादी उनसे कभी नहीं होगी, आप अपने प्लान में कभी कामयाब नहीं होगी, और हम बाबा सा को आपकी कैद से छुड़वा कर रहेंगे, इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। ज़रा अपने आसपास देखिए, आपके आदमी यहाँ कहीं दिख रहे हैं या नहीं? आद्या गुस्से से कहती हैं। आद्या की बात सुनकर उर्वशी इधर उधर देखती है तो वहां उसके आदमी नहीं थे, पर उर्वशी के चेहरा अभी भी शांत था। फिर वो एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहती हैं, नहीं है तो क्या हुआ, अगले 5 मिनट में यहाँ हमारे दूसरे आदमी आएंगे। पता है कैसे? तो सुनो, अगर इन आदमियों से किसी एक का भी फ़ोन नहीं लग रहा होगा या फिर इनमें से किसी ने भी उनका फ़ोन नहीं उठाया होगा तो हमारे दूसरे आदमी तुरंत यहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे आप अभी बहुत बातें कर चुकी हैं, अब शांत होने का वक्त आ गया है। इतना कहकर वो अपने पीछे से गन निकालकर उसके ऊपर तान देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर आद्या अब पीछे मुड़कर एक बार फिर वीर जी के जंजीरों का ताला खोलने की कोशिश कर रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही उर्वशी चलाने को हुई, किसी ने उसके हाथ पर गोली चला दी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस वजह से उर्वशी के गन से चली गोली से बचने के लिए आद्या नीचे झुकी पर खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। गिरने के वजह से नीचे पड़े लकड़ी पर उसका सर जा लगा और उसे हल्की बेहोशी आने लगी, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी के हाथ पर गोली लगने से उसके हाथ से गन छूट जाती है। उस पर गोली समर्थ ने चलाई थी। समर्थ जब उस खंडहर में पहुंचा तो उर्वशी ने आद्या पर गन तान रखी थी और आद्या वीर जी को आज़ाद कराने की कोशिश करती है। आद्या को गन पॉइंट पर देख समर्थ की सांसें मानो गले में अटक गई थी। उसने बिना देरी किए उर्वशी के हाथ पर गोली चला दी। फिर समर्थ जल्दी से आद्या की तरफ भागता है। आद्या अभी भी उठने की कोशिश कर रही थी, पर सर पर जोर लगने की वजह से उसे बेहोशी आने लगी थी। समर्थ जल्दी से उसके जाता है और उसे अपने बाहों में लेकर कहता है, आद्या आप ठीक तो है ना? समर्थ के चेहरे पर इस वक्त घबराहट और बेचैनी साफ देखी जा सकती थी।
आद्या अपना हाथ वीर जी की तरफ करते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहती हैं। बाबा सा, उधर ये वो चाबी। समर्थ के हाथ में चाबी थमाकर बेहोश हो जाती है। चैप्टर 30 समर्थ की धमकी। आद्या को बेहोश देख समर्थ घबराकर उसके गाल थपथपाते हुए कहता है, आंखें खोलिए आद्या, हमारी तरफ देखिए। पर आद्या बेहोश हो चुकी थी। फिर समर्थ उसे जमीन पर लेटा देता है और फिर वीर जी की तरफ देखता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तब तक वहां पर उमंग भी आ चुका था। समर्थ आद्या के हाथों से चाबी लेता है और फिर वीर जी की तरफ जाकर ताला खोलने लगता है। वहीं नीचे गिरी उर्वशी अपने हाथ पर लगी गोली के कारण कराह रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उठती है और अपने लड़खड़ाते कदमों से आद्या की तरफ जाती है और नीचे पड़ी गन उठा लेती है। हालांकि वो उस गन को पकड़ नहीं पा रही थी, पर फिर भी वो अपना पूरा जोर लगाकर गन को उठाती हैं और फिर एक बार आद्या की तरफ पॉइंट करते हुए कहती हैं, समर्थ रुक जाए वरना हम गोली चला देंगे। समर्थ की नज़र जैसे ही उर्वशी पर जाती है वो गुस्से से कहता है, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। वैसे भी आप पहले से इतनी गलतियां कर चुकी हैं कि उनके लिए आपको सज़ा कम पड़ने वाली, और अब आपने ये गलती कर अपनी सारी हदें पार कर दी है। हम आपको आपके किए की सज़ा बाद में देंगे, अभी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हमारे बाबा और आद्या है। उद्धरण चिन्ह। समर्थ फिर उमंग को कुछ इशारा करता है। उसका इशारा पाते ही उमंग अपने आदमियों से कहता है, इन्हें यहाँ से ले जाए। उमंग के कहने पर उनमें से 2 आदमी उर्वशी के पास आते हैं और उसके हाथों से गन छीन लेते हैं। उर्वशी पहले से कमज़ोर हो चुकी थी, इस वजह से उन्हें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। वहीं समर्थ ने अब तक वीर जी के जंजीरों का ताला खोल देता है। वीर को अभी हल्का होश आने लगा था, पर अभी उनको पूरी तरह से होश नहीं आया था। इतने सालों बाद अपने बाबा को इस हाल में देख समर्थ की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कहता है, बाबा हम समर्थ है, आपके समर्थ हमारी तरफ देखिए। समर्थ की आवाज़ सुनकर वीर जी अपनी अधखुली आंखों से उसकी तरफ देखते हैं। वो खुद को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो पहले से बहुत कमज़ोर हो चुके थे। कुछ देर में वो अपनी आंखें वापस से बंद कर देते हैं। समर्थ वीर जी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ आती है, आद्या। ये शुभम था जो आद्या को आवाज़ दे रहा था। शुभम का आद्या और अपने आदमियों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो आद्या के मना करने के बावजूद उसे ढूंढते हुए आ गया था। शुभम आद्या को बेहोश देखकर घबरा जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी उमंग कहता है, कुंवर सा, हमें राजा सा और कुंवरानी सा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। उमंग की बात सुनकर समर्थ कहता है, नहीं, हम इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। अगर छोटी माँ को पता चला तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तभी शुभम समर्थ की तरफ देखकर कहता है, हम इन्हें मेरे दूसरे घर ले जा सकते हैं। उस घर के बारे सिर्फ आद्या का ही पता है, हम इन्हें वहां ले जा सकते हैं। समर्थ को भी ये बात सही लगी। उसने अपना सर हाँ में हिलाकर कहा, हमें भी यही सही लग रहा है। कुछ देर बाद शुभम के घर पर शुभम और समर्थ आद्या और वीर जी को लेकर घर पहुंच चुके थे। कुछ डॉक्टर्स उन्हें चेक कर रहे थे। कुछ देर बाद आद्या के कमरे से डॉक्टर बाहर आता है। समर्थ जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले डॉक्टर समर्थ की तरफ देखकर कहता है, कुंवर सा, कुंवरानी सा बिल्कुल ठीक है, बस उनके सर पर जोर से लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, आप उनसे मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर समर्थ के बेचैन मन को थोड़ी शांति मिलती है, पर उसे अभी भी वीर जी की चिंता हो रही थी। तभी दूसरे कमरे से एक और डॉक्टर बाहर आता जो कि वीर जी को चेक कर रहा था। समर्थ जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर बाबा वो ठीक तो है ना? डॉक्टर समर्थ की तरफ देखकर कहते हैं, फिलहाल हमने उन्हें दवाई दे दी है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है और इससे पहले भी उन्होंने बस जिंदा रहने के लिए खाना खाया है। इस वजह से वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो गए हैं।
उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लग सकता है। फिलहाल वो ठीक है, बस उनके खाने पीने अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। हम उनसे कब मिल सकते हैं? समर्थ कहता है। फिलहाल तो आप उनसे नहीं मिल सकते। अभी उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं ये कुछ दवाएं लिख कर देता हूँ, आप उन्हें वो टाइम पर दे दीजिए। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाते हुए कहते हैं। शुभम डॉक्टर के हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लेते हुए कहता है, मैं ये दवाएं लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। समर्थ अब आद्या के कमरे में जाता है। वो अभी भी बेहोश थी। समर्थ उसके पास जाकर बैठ जाता है। आद्या के चेहरे पर अभी भी परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। समर्थ आद्या का हाथ अपने हाथ में पकड़ा है और उसे हल्का चूमते हैं कहता है, आज एक बार फिर हम आपको को खो देते। आपको पता, हम जब भी आपके साथ होते थे तो हमें आपके साथ होने से आपके पास होने वही एहसास होता था जैसे हमें प्रिंसेस के साथ होने से होता था। ऐसा क्यों होता था हम खुद समझ नहीं पाते थे। हम हमेशा अपने आप से सवाल करते थे, क्यों हमें आपके साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे हम हमारी प्रिंसेस के पास है। पर आज हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिला गया है। हमें हमारी प्रिंसेस मिल गई, वो प्रिंसेस जिन्हें हम कब से ढूंढ रहे थे। आपको पता, जब हमने आपकी वो चिट्ठी पढ़ी तो हमें लगा हम आज एक बार फिर आपको खो देंगे। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Reborn Story of Love and Hate.